वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आज से मैथ की क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर होगा आप लोगों का नंबर सिस्टम ही होगा। उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, इन डिटेल बात नहीं करूंगा, आराम से चीज़ों को समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है और परिमेय संख्या है। ठीक है, उस पर आराम से बात करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से उस पर क्या होता है। ठीक है, उन चीज़ों को सारी बात करते हैं, इन डिटेल बात करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ से पॉइंट पर बात करता है। कलर हम लोग दूसरा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। कुछ लोगों ने कहा रेड कलर से सर मत लिखा करिए, इशू होता है। अंक आप लोगों को पता होगा। देखो, जो मेन पॉइंट्स है उन पर बात करूंगा, फर्जी की परिभाषाओं पर कोई बात नहीं होगी। ठीक, समझते हैं। देखिएगा, अंक जो होते हैं वो तो होते हैं, हिंदी संख्या, देवनागरी लिपि, इन सारी चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा रोमन अंक, रोमन नंबर। ठीक है, रोमन संख्या बोला जाता था पहले। ठीक है, रोमन न्यूमरल, इंग्लिश में अगर लिखना चाहूं तो न्यूमरल, रोमन संख्या। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते, क्या पता दे दे। ठीक है, तो देखिएगा, एक यहां पर लिखता हूं, इधर ही लिख लेता हूं। ठीक है, 1 2 3, इसको किस तरीके से लिखा जाता है थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। शायद यार पूछ सकता है एक नंबर में 50 क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम वगैरह पूछ दिया तो आप दिक्कत हुई, 10 हो गया, 10 तक यही रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 50 का देख लेंगे, 50 के बाद हम लोग 100 का देख लेंगे। ठीक भाई, 100 के बाद हम लोग फिर 500 का देख लेंगे, 500 से अब हम 1000 का देख लेंगे। फिर थोड़ी सी करेंगे हम लोग प्रैक्टिस। ठीक है, क्या करेंगे मेरे भाई, प्रैक्टिस। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो लिखते हैं, यहां से कलर ले लेता हूं दूसरा। एक को अगर हम लोग लिखें तो एक को किस तरीके से लिखा जाता था, वो आपको लिखा जाता था। आप बचपन में लिखते थे ए, इस तरीके से आई, 2 बार आई, 3 बार आई, समझते जाइएगा मेरे भाई। ये कुछ इस तरीके से होता था, यही तो होता था। ये हो गया वाई, वी आई, इसको लिखते थे, इसको लिखते थे वी आई, इसको फिर वी 3 बार आई। फिर x का अगर 10 है तो इसके पीछे का क्या हो जाएगा, आई एक्स। तो जो फाउंडेशन है मेन 10 संख्याएं ही हैं, है ना। जो फाउंडेशन है मेन वो 10 संख्याएं ही हैं। बात को समझ लो कि देखिएगा, फर्स्ट को हमने लिखा 1 2 3, इसको समझो 1 2 3 तक ये लिखा। फिर उसके बाद क्या होता है, मेन यही है 3, फिर एक आता है डिजिट, समझ लेना। यहां पर देखिएगा 5 आया, 5 आने के बाद उसके पहले एक बार आई लग गया, देख रहे हो। ठीक है, फिर 10 आया, देखो यहाँ पर 10 आया तो x, तो इससे पहले 9, एक आई एक्स है ना, इसके आगे लगा दिया जाता है। और 6 7 8 में क्या हुआ, यही 1 2 3 आई से 2 बार आई, 3 बार आई, इस तरीके से लिख लिया। 50 का क्या होता है, तो 50 का जो मेरे भाई होता है, देखो अब 10 का अगर आपको पता चल गया तो मैं आपको बता दूं 20 का। 20 का कितना होगा, डबल एक्स। 30 का कितना होगा, ट्रिपल एक्स। ठीक, समझते जा रहे हो, ट्रिपल एक्स। अब हमें 40 का जानने के लिए किसका पता लगाना पड़ेगा, 50 का। तो 50 का कितना होता है, तो वो होता है एल। अब एल है तो ये एक्स 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 चल रहा, तो 40 का कितना होगा, एक्स एल, यही तो होगा। फाउंडेशन देखिएगा कि वही सारी चीजें चल रही हैं। यहाँ पर पहले, यहाँ पर देख लीजिए 9 में आई एक्स हो गया, 40 में ये हो गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 60 का बताओ, 60 का, ठीक है, तो यहां पर 60 का अगर आपको बताना है तो कितना होगा, L 50 का है तो एक बार आगे लगा दो, 60 का हो गया। ठीक है, 70 का पूछ दिया, 2 बार लगा दो। 80 का पूछ दिया, 3 बार लगा दो। भाई 50 का ये हो गया, और 10 10 10, 50 30 80, इस तरीके से भी आप चीजों को समझ सकते हैं। अब 90 पूछ रहा हूं तो 90 से पहले आपको 100 का जानना जरूरी है कि वही अक्षर हम आगे इसके लगा देंगे। बात को समझ रहे हो ना मेरी। तो सी होता है इसका, कितना होता है, 100 का, यहां पर लिख देता हूं सी, तो इसका कितना होगा, 90 का एक्स और सी, यही तो होगा। 500 कितना होता है, डी, 1000 का एम। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा कि यार 900 को लिखो, 900 को लिखना है, तो भाई 8 तक तो देखो वही रहा होगा, एक पीछे आया होगा। 1000 कितना होता है, एम। ठीक है, 1000 का एम, और 100 में क्या चलता है, सी, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, सी एम, यही तो हो जाएगा। इस तरीके से सारी संख्याएं बड़ा आसानी से यार लिखी जाती, कोई इशू नहीं होता है। समझ रहे हो
कुछ भी संख्या आपसे पूछी जा सकती है, कोई भी, मान लीजिए उसने लिख दिया कि 120 का बताना है, मान लो 120 का बताना है, ठीक है। तो 100 का कितना है, 100 का आपने देखा C, x 20 के x C डबल x। अगर मैं आपसे बोल लूं कि भाई 132 का बताओ, तो C डबल एक्स 30 तक जाओगे, फिर सेकंड का, है ना। इस तरीके से चीजें भाई 20 21, यहां से देखो 10 के बाद क्या, अगर मैं आपसे बोल दूं कि 11 का बताओ, ठीक है, तो x आई 11 को गया, 10 1 11, है ना। यही सारी चीजें, ये हो गया आपका रोमन अंक। बात को समझ लो बहुत अच्छे से, रोमन अंक पूरा बता दिया। जिसको ना समझ में आया वो भी बोल सकता है, ठीक है, वो भी चीजें बोल सकता है कि भाई सर हमें नहीं समझ। थोड़ा सा ये सेट करता हूं, ठीक है, कंट्रोल प्लस चेक, ओके। अगला जो आपका फॉर्मेट होगा, रोमन संख्या से संबंधित टर्म को समझने की कोई जरूरत नहीं, टर्म मैंने यहां पर समझा दिए, टर्म सारे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट पर अगर हम बात कर लें, अगला पॉइंट हम लोग क्या उठाएंगे ये समझ लेते हैं। अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे, रोमन का आप लोगों ने समझ लिया। अब समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कि नेचुरल नंबर्स होते क्या है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को समझते हैं अच्छे से। दूसरा पॉइंट समझते हैं, यहां पर डाल लेते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा पेन मैंने लिया इसी वजह से, थोड़ा सा कलरफुल क्लास रहेगी जिससे, है ना, कलर्स जो है हमारे जीवन में। नेचुरल नंबर को समझते हैं, ज्ञान की बातें बाद में। नेचुरल नंबर को समझ लेते हैं। किसी संख्या सकारात्मक, आपको पता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सारी नेचुरल नंबर होती है, तो ये सारी चीजें आप लोग समझ लो। नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर्स को समझते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, एक सेट होता है, मतलब एक समुच्चय होता है जिसमें प्राकृतिक संख्या के आगे केवल 0 लगा दिया जाता है और वो ये आपकी बन जाती है, एक सेट होता है। इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। होल में सम संख्या देख लेते, इवन नंबर। जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्पीड दिखाऊंगा, फिर इसके बाद आपको इसके सवाल भी करा दूंगा। इवन नंबर, ठीक है, सम संख्या बोलते हैं। देखिए ये मत बोलना कि सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे, इंग्लिश में नहीं, बोल तो हिंदी में ही रहा हूं, है ना। सम संख्या 2 से विभाजित होने वाली, 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं, 2 से पूर्णतया विभाजित होने वाली सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10, कोई भी संख्या हो जो 2 से विभाजित है वो सम संख्या होगी, ठीक है। ऑड नंबर्स, ऑड मीन्स क्या होता है, विषम। थोड़ी सी इंग्लिश आपको आना जरूरी है, क्योंकि पेपर में साफ साफ लिखा होता है कि इंग्लिश ही मान्य होगी, तो इंग्लिश में पढ़ लिया जाता है, ठीक है। वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, उसी को तो ऑड नंबर से बोलते हैं। जैसे 1 3 5 7, भाई नंबर्स हैं, उसमें सम संख्या है और बाद बाकी सम के बाद जो बची वो सारी विषम संख्याएं हैं। ये हो गए, ठीक है। चलते हैं अब अभाज्य संख्या पर, जहां से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्राइम नंबर्स। राइटिंग यार थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, अगर खराब लग रही है, वैसे सही लग रही, समझ में आ रहा, बस टच पॉइंट पे इतना प्रैक्टिस अभी नहीं है, तो धीरे धीरे हो जाएगी, आप उसकी टेंशन ना ले। सब इसको सुने, परिभाषा को सुने, ठीक है। वह पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होते, वे संख्याएं जिनके एक और स्वयं जो मतलब अर्थात संख्या और एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो, ठीक है। इस बात को आप समझ लें। तो कौन कौन से होंगे, आइए समझते हैं। 2 3 5 7, ये मैं पूरी लिख रहा हूं आपके लिए। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां सवाल बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, 23 29, बिल्कुल रटी होनी चाहिए आप लोगों को भी। 31 37, ठीक है, 31 37, और आपका 41 43 47, ठीक, 53 59, कोई गलत हो तो भी दोबारा चेक कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 61 67 71 73, है ना, लिखते हैं यहाँ पर 71 73 79 83 89 97, देखो कितनी है, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो इस यहाँ से सवाल किस तरीके से बनते हैं उसको मैं थोड़ा सा अब बताना चालू करता हूँ सवालों को, ठीक है, क्योंकि सवाल जानना आप लोगों को जरूरी है, ठीक है। अगर सवाल नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सवाल एक बनेगा आपसे, देखिएगा यही समझा देता हूं कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या, टोटल पूछ देता है कभी 100 तक, ठीक है। तो टोटल होती है 25। ये समझ लो, ये नोट भी कर सकते हैं आप पॉइंट्स, या दिमाग बैठाना तो बैठा लो, ठीक है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन प्रश्न घुमा देगा कि 50 से 100 तक की सम संख्या, 50 से 100 तक की अभाज्य संख्या, सॉरी कितनी होती है अभाज्य संख्या, तो कितनी होती है मेरे भाई, कितनी होती है बताओ, जोड़ लो, जोड़ के भी सकते हो। 10 होती हैं। कितनी होती हैं? 10। मुझे तो रटा हुआ है तो मैं बता सकता हूं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 50 तक, तो आप बोलेंगे कितनी? 15। तो यहां से 3 सवाल निकल गया है कि 1 से लेकर 100 तक 25, 1 से लेकर 50 तक 15 और 50 से लेकर 100 तक 10, अर्थात ये। ठीक, एक प्रश्न बनता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2। इसी को ये भी बोल सकते सबसे छोटी एक सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, जितनी चीजें ऐड होती जाएंगी वही तो होता जाएगा। सम अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछ दे तो भी 2, क्यों? क्योंकि 2 से भी कट रहा था, सम भी और अभाज्य की भी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये स्वयं से और एक के अलावा और किसी से नहीं कट रही। अब अगर मैं पूछ दूं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, प्रश्न सुनते जाइए, वेरिएशन बदलता जाएगा। विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या तो कौन होगी मेरे भाई? 3 हो जाएगी या नहीं? बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, ठीक है। अगला अगर मैं देखूं, इसके बाद आता है कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। कौन सी संख्या? सह अभाज्य संख्या। समझते हैं यहां पर को प्राइम नंबर्स, यहां पर को प्राइम नंबर, ठीक है, इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जिनका महत्तम समावर्तक अर्थात एचसीएफ, एचसीएफ किसको बोलते हैं? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो समझ सकते हैं, इंग्लिश में ज्यादा चीजें क्लियर हो जाते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। अभी एचसीएफ एलसीएम जब पढ़ाऊंगा तो वहां चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो उसका एचसीएफ जो है वो एक ही होना चाहिए, वो अभाज्य संख्या है, समझ रहे हो। सह अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनका एचसीएफ एक हो। जैसे जैसे आपसे मैं बोला 2 और 3, इनका क्या है? कटेंगी भी नहीं, है ना, नहीं कटेंगी क्योंकि अभाज्य संख्या तो कटेंगी भी नहीं। 3, 5। अब अगर मैं आपसे बोल दूं 9, 1, ठीक है, 9, 1। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 21, 65, 21, 65, इनका देखिएगा जो एचसीएफ निकल के आएगा वो एचसीएफ कितना निकल के आएगा? 1, केवल 1, ठीक है। अगर मैंने ये बोल दिया कि अभाज्य संख्या होती है, ऐसा नहीं है। इस परिभाषा को दोबारा सुन लो कि सह अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनका एचसीएफ 1 हो। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने ऑप्शन रख देता हूं कुछ इस तरीके से छांटने के लिए कि 2, 4, एक कोष्टक में, ये पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया मैंने 8, 16 या कुछ भी दे दिया यार, ठीक है, 15, 35, और जो चौथा ऑप्शन रहा कुछ इस तरीके से रहा कि 21, 65। अब बताओ, इसमें पूछ देगा कौन सी संख्या सह अभाज्य संख्या है चारों ऑप्शन में, तो आप बड़ा आसानी से समझ जाएंगे जिनका एचसीएफ 1 हो वो सह अभाज्य संख्या होगी। सिंपल सी बात है। तो यहां पर हम जब देखेंगे तो इसका एचसीएफ 2 आएगा, ये बाहर, इसका एचसीएफ 8 आएगा, इसका एचसीएफ कितना आएगा? 5 आएगा, और इसका एचसीएफ जब आप निकालेंगे, एचसीएफ देखो 2 तरीके से निकलता है, एक होती है भाग विधि, भाग विधि से भी आप निकाल सकते हो। इसका जब निकालोगे तो एक ही आएगा, अर्थात ये हो गया को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या यही होगी 21 और
65। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, धीरे धीरे अभी हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसको काट देते हैं पुनः। आप समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या बोलते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं एक और स्वयं, भाई जो अभाज्य के अलावा जो बचती हैं वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, यही तो होगा, ये सारी चीजें होती है। दूसरा पेन उठा लेते हैं आपकी बाहर, कुछ ये। अब आपसे पूछ दिया जाए भाज्य संख्या, आप लोग समझ गए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय, अपरिमेय से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझ लो। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या के रूप में देखो, परिमेय संख्या बोलते किसको हैं ये समझ लो। इंग्लिश में पहले बोल देता हूं, कुछ लोग यहां पर देखते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या बोलते किसके? एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाए जो p बटे, देखो सिंपल सी मैं तुम्हें समझाता हूं, ऐसी संख्या जिसको p बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। कैसे में लिखा जाए? p बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, और q, अभी परिभाषा पूरी नहीं हुई, q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, इस बात को आप समझ लें। अब उदाहरण अगर मैं बात करूं तो उदाहरण कुछ इस तरीके से हैं, जैसे 3/5, कुछ भी लिख सकता हूं, 7/5 लिख दिया तो ये हो गया, 8/3 लिख दिया ये हो गया, कुछ भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए 5 लिख दिया तो p बटे क्यू के फॉर्म में तो है ही, इसके नीचे सदैव एक होता है, मतलब माना जाता है कि हमें इसके हर के नीचे एक होगा, तो p बटे क्यू के फॉर्म में है। अगर मैं आपसे लिख दूं 0, ठीक है, तो 0 के नीचे भी तो एक है, तो एक 0 क्यों आता है, तो यहां पर भी। लेकिन q कभी भी कहां गया? q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात समझ लो। q डज नॉट इक्वल टू, मतलब हर जो है, हर और अंश, p क्या है यहाँ पर? अंश है, q है हर। ठीक है, तो हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सी इतनी बात आप समझ लीजिए। ठीक, समझ गए? तो इस तरीके के ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। अब मान लीजिए एक मैंने आपको इस तरीके से दिया, देखिए, ये बताइएगा √4 कैसी संख्या है? परिमेय है या नहीं, बस इतना बताओ, परिमेय मत बताने लगना क्योंकि अभी मैंने परिमेय पढ़ाया नहीं है। ठीक है, इसको बताइए √4, थोड़ा सा सोचिए। तो √4 है, √4 को हम p बटे क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं भाई। √4 को जब बाहर निकल के आएगा 2, और यहाँ नीचे तो एक है ही, है कि नहीं है? आप बताइए। ठीक है, तो यदि है तो भाई है, जो संख्या अगर बाहर आ रही है भाई, 2 है, 2 बाहर आ जाएगी, 2/1 है ना। अब मान लीजिए घन में कोई संख्या लिखी इस तरीके 27 और यहाँ पर लगाइए, तो ये कैसी संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है, 3 है, 3/1 हो जाएगा या नहीं? तो ये जितनी संख्याएं होती हैं वो सभी जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। अर्थात मैं अगर आपसे अब पूछूं, अभी पूछूंगा बाद में, पहले अपरिमेय संख्या भी बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्या भी बताना जरूरी है आपको। ठीक है, अपरिमेय संख्या समझाता हूं, फिर उसके बाद बताता हूं वो सवाल जो आपको हमेशा यूपीटीटी, एसटीटी सभी में परेशान करता है। यहां पर देखते हैं इर्रेशनल नंबर की, क्या? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में न व्यक्त किया जा सके, और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, वो तो पहले ही बता दिया था। और q डज नॉट इक्वल टू 0, तो q तो 0 होना ही नहीं चाहिए भाई। उसे p बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा था और इसे हम p बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। जैसे समझ लो। ठीक है, √5 और √8, √7, कोई भी संख्या √ में लिखी है तो वो, लेकिन इनका अंतर समझ लो। ये देखो बाहर नहीं आ रही है भाई, इनका √ लोगे दशमलव में चला जाएगा या नहीं? ठीक है, √2 अगर हम आपसे पूछे तो ये कैसी अपरिमेय संख्या है, और इसका मान कितना? 1.414414 इस तरीके से रिकर करता है, मतलब इनफाइनाइट टर्म तक जाता है, हमेशा आता रहता है। आवर्ती दशमलव इसको बोलते हैं, जिसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है, तो हम लोग बार लगा देते हैं। अभी आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इस बात को आप संतुष्ट हो जाए। चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लो और सभी को शेयर करो जितने भी आप लोग तैयारी करने वाले हो मैथ्स बैकग्राउंड से। ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से हो तो जरूर भी।
अब अगर मैं आपसे ये पूछ दूं √7/√2, ये कैसी, ये भी अपरिमेय संख्या है, सीधी सीधी भाई बात है। और भी आपको समझा दूं, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी लिख दो, ठीक है, वेरिएबल्स कुछ भी लिख दो, एक्स, वाई, जेड, ये सारे अपरिमेय ही संख्याएं होती हैं। मान लीजिए आपको कल को सवाल है, इस तरीके आपको देखने को अभी तक नहीं मिले होंगे, लेकिन कल को मिल गया कि x एक कैसी संख्या है, तो x एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि x की कोई वैल्यू हमें पता नहीं। बात को समझ रहे हो? तो ये सारी अपरिमेय हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या दशमलव, देखिए जब ये रूट है, √5, √2, जब ये अपरिमेय संख्या है तो दशमलव में संख्या भी ये भी, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ भी लिख दूं, इस तरीके से लिख दूं 4, 1, 2, 3, 2, ये कैसी संख्या है, तो आप बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, जिसको p/q के और फॉर्म में ना लिखा जा सके उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक, समझ गया आपको? अब जो प्रश्न बनता है वो क्या बनता है कि पाई एक कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या, इस बात को समझ लो, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, समझ गए मेरे भाई? और 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। यहां से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है, तो इसको रट लो। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि तुम्हें मैं बता दूं, 22/7 जो पाई का मान बताया जाता है तुम्हें, ठीक है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है उसकी, इस बात को आप समझ लें। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है उसकी पाई की। ठीक है, पाई का दशमलव मान वो होता है, लेकिन 22/7 उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है और आपका जो 22/7 है ये एक परिमेय संख्या है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। ठीक, इस बात को आप लोग समझ गए। अब अगर मैं समझूं, आपके जो आपने डीएलएड, बीटीसी, बीएड किया होगा तो वहां पढ़ाया जाता है उत्तरवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, ऐसी उत्तरवर्ती संख्या अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो बड़ा यार आसानी होती है मेरे भाई। इंग्लिश में आपको समझाऊं अगर, देखो कैसे इंग्लिश में कितनी क्लियरेंस है, हिंदी में तो आधा जो है गड़बड़ हो जाता है। देखो, सक्सीडिंग नंबर, ठीक है, प्रीसीडिंग नंबर। अब आपको इंग्लिश में सब समझ में आ रहा। सक्सेसिव नहीं होता, उत्तरोत्तर, मतलब एक के बाद एक बढ़ रहा है, बढ़ने वाला। ठीक है, और प्रीसीडिंग माने होता है पिछला या पहले का। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं 14 का प्रीसीडिंग नंबर बताओ तो 15, और 14 का अगर हम पूछ दें आपसे कि सॉरी उल्टा मैं खुद ही बोल गया। प्रीसीडिंग जो होता है, प्रीसीडिंग मतलब होता है पूर्ववर्ती संख्या। हिंदी भी बता दें यार तुम लोगों को, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया फर्जी में। पूर्ववर्ती संख्या, इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती, इसको बोलते हैं उत्तरवर्ती। क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती। ठीक है, तो उत्तरवर्ती का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है घटना। अगर मैं आपसे पूछ दूं 14 की उत्तरवर्ती संख्या बताओ तो 15। ठीक है, उत्तरवर्ती माने सक्सीडिंग, और प्रीसीडिंग अगर मैं इसकी पूछ दूं तो कितनी होगी? 13। बस इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ अगर चले तो कहां पर पहुंच जाएंगे? संख्या संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। देखो बहुत मोटा मोटा पढ़ा रहा हूं, जब बोर्ड पर पढ़ाता हूं तो आप मेरी पिछली क्लास देख सकते कितना डीप में मैं बात करता हूं, है ना। यहां पर आते हैं, रेशनल इरेशनल, यहां पर लिखते रहिएगा पॉइंट, क्या क्या पढ़ा दिया, रिवीजन जरूर करिए। रेशनल पढ़ा दिया, सक्सीडिंग, प्रीसीडिंग, ठीक है, ये सारे पढ़ा दिए। ठीक, अब हम लोग अगर चले तो कुछ फार्मूलेज हैं उन पर बात कर लेते हैं, और कहीं कहीं पर मैं फार्मूले का यूज नहीं करूंगा, इस बात को आप समझ लें। ठीक है, जैसे फार्मूला क्या है? एक तो यही आपका होता है जब आप संख्या के सवाल लगाएंगे कि प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या, अर्थात फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, इसके सवाल आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं गुणा। n प्राकृतिक संख्या का अगर मैं आपसे योग पूछ दूं, n प्राकृतिक
संख्या का योग, n प्राकृतिक संख्या का योग। धीरे धीरे अभी सीधे प्रैक्टिस पे आ जाएंगे हम लोग। n प्राकृतिक संख्या का योग अगर हम पूछ दे, फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 बाई कितना होगा 2, n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, ये होगा किसका फार्मूला, किसका होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। किसका, प्रथम n, ये लिखा तो है प्रथम n प्राकृतिक, प्रथम और लगा लो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जो आपको ऊपर वाला फार्मूला बताया, आपको विद एग्जाम्पल भी समझा सकता हूं कि प्रथम पद मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्या गुणन। सवाल कैसा होगा देखो समझाता हूं। पहली संख्या अगर मैंने आपसे बोल दिया कि पहली संख्या, सवाल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं थोड़ा सा, कि पहली संख्या मान लो हमने दे दिया आपको 16, कि पहली संख्या 16 है, ठीक है, और आपको बोल दिया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल 144 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, 144 है। तो पूछ देगा भैया दूसरी संख्या बताओ। क्या पूछेगा, दूसरी संख्या बताइए। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, अर्थात पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या x मान लो बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 9 144 अर्थात 9। अर्थात दूसरी संख्या जो हमारी आई कितनी आई, 9। आइए अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से होगा ये सवाल। अगर हम आपसे ये बोल दें कि 1 से लेकर, अगर हमने आपसे बोल दिया 1 से लेकर 15 तक की, दूसरा फार्मूला बता रहा हूं, एक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का हमने फार्मूला क्या बताया, n प्लस 1 बाई 2। अगर हमने आपसे बोला 1 से लेकर, सवाल सुनते जाइएगा, 1 से लेकर 15 तक की, 1 से लेकर 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, का योग बताना है। ठीक है, 1 से लेकर 15 तक की प्राकृतिक, तो तुरंत आप करें n अर्थात नंबर, टोटल नंबर 15, n प्लस 1, ये फार्मूला क्या है, n प्लस 1 बाई 2। तो इसको गिरे 15 प्लस 1 बाई 2 अर्थात 15 इंटू 16 बाई 2, 15 120। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ गया, 120। अगला फार्मूला अगर मैं इसी से, देखो इसी से फार्मूला बन जाएगा, दिखाता हूं कि प्रथम सम संख्याओं का योग है ना, लगातार n सम संख्याओं का योग अगर मैं आपसे पूछ दूं लगातार, ठीक है, वहां पर भी था लगातार सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। भाई n प्लस 1 बाई 2 था, यही तो था। अब लगातार सम संख्या है तो हमें अपनी तरफ से भाई किसके दो गुणा करना पड़ेगा, तो कितना कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा n, उसका जो फार्मूला होता है n प्लस 1 ओनली। अब इसको बता सकता हूं, देखो पहला फार्मूला आपको बेस है उसको याद होना चाहिए, पर दूसरा वाला इस कैसे लगा सकते हो अगर आपको नहीं याद रहता है n प्लस 1, तो बड़ा आसानी सवाल है। मान लीजिए मैंने इस तरीके से आपके सामने संख्या लिखी, कोई भी 2 4 6, ये लगातार है कि नहीं, ये कितनी संख्या, मान लीजिए आपने आपसे उसने पूछा कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल बताओ। ठीक, ये सवाल है, समझना मैं किस तरीके से करूंगा। 2 4 6 8 10, 5 हो गई, 5 है ये, ठीक है। अब एक तो फार्मूला है, यही लगा दो तुरंत, n प्लस 1, 5 इंटू 5 1 6 अर्थात 30। आंसर आ गया आंसर की नहीं। अब देखना मैं कैसे लगाऊंगा, यहां से हमने क्या किया, 2 ले लिया कॉमन। जब 2 कॉमन लेगो तो 1 2 3 4 5, यही तो बचेगा। बोलो यस या नो, आप बोलेंगे यस सर। तो अब हमारे पास सवाल घूम गया। सवाल क्या घूमा कि इनका योगफल हम निकालना है, प्रथम 5 संख्याओं का केवल योग निकालना है। तो क्या होता है n प्लस 1 बटे 2, तो 2 तिहाई 6 5 तिहाई 15 इंटू ये वाला 2 इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30। अब वहां क्या होगा ना मेरे भाई, यहां पर देखो ये जो 2 था इस वाले 2 से कट रहा है ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो डायरेक्ट फार्मूले से लगा लो, नहीं तो कॉमन लेकर बड़ा आसानी से सवाल लग जाएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बात समझ गए। अब अगर, लेकिन हाँ इसका समझ लें कि लगातार, अगर मैं आपसे बोल दूं कि लगातार
n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग। सवाल समझते जाइएगा और नोट कर दे, इसीलिए मैं उदाहरण से समझा रहा हूं यार आप लोगों को। विषम संख्याओं का योग तो उसका सीधा सा फार्मूला है n स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोल दूं कि प्रथम पांच विषम संख्याओं का योगफल बताओ, तो 5 का मतलब n 5 है, तो कितना होगा 25 इसका आंसर होगा। आप करने को कर भी, प्रथम 5 विषम संख्याएं कितनी होंगी, विषम संख्या 3 5, ठीक है। वहां चीजें देखो चेंज, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ सवाल अपना आसानी से बन गया, 2 हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि सभी में जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से सदैव कटती हैं, तो 2 जब बाहर निकाल लोगे तो नेचुरल नंबर ही बचेगा, है ना। 2 के मल्टीपल में गुणा होकर ही तो वो संख्या बनी होगी। बात को समझ सकते हो, यहाँ तो वो आसानी से काम कर गया। लेकिन यहाँ पर देखते हैं ये फार्मूला निकला कहाँ से। अगर कभी फार्मूला भूल जाओ तो हमेशा याद रखना, कुछ नहीं छोटी छोटी चीजों में लगा लो। देखो किस तरीके से, अगर मैं आपसे बोलता हूं, मैंने बोला कि प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होगा। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि लगातार विषम संख्याएं हैं, ठीक है। यहां से लिखते हैं, 3 5 से थोड़ी ना होगी, 1 3 5 7, आपको करके दिखाता हूं 9, ठीक है। ये मान लीजिए फार्मूला आप भूल जाते हैं, भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं, भूलना सभी की आदत थी, मुझे नहीं याद रहता कभी कभी, तो कोई दिक्कत नहीं, हम रिजल्ट निकाल लेंगे। यहां पर देखो 2 प्रथम विषम संख्याओं का योग कितना है 4, बोलो 4, ठीक है। 3 1 4 5 4 9, ये 3 का हो गया, 3 प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग ये। अब इसको और जोड़ोगे तो 9 7 16, 16 9 25, देखो बढ़ते जा रहे हैं। और 25 के बाद कितना 6 तो 36, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो उसी प्रकार से वहीं से ये फार्मूला निकल के आया n स्क्वायर। तो कितनी भी, अब मैंने आपसे पूछ दिया कि प्रथम लगातार 20 विषम संख्याओं का योगफल बताओ, सूत्र याद है, नहीं भूल गए तो थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना सीख जाओ, तो कितना हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा मेरे भाई 400, बड़ा आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल उसने दे रखा है, आप मान लीजिए अब वर्ग के भी सवाल आ सकते हैं कि वर्ग का क्या होगा। ये सारा रफ कर देता हूं, इतना आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। वर्ग या और भी इस पर सवाल किया जाए, अभी सवाल कराने की कोई जरूरत नहीं है। 2 मैं और रूप बता देता हूं कि किस तरीके से उनको लगाया जाता है। प्रथम n, सभी में प्रथम लगा हुआ है, इस चीज को भूल मत जाइएगा कि प्रथम सभी में लगा हुआ है, तो प्रथम को मत अवॉइड कर जाना कहीं, ठीक है। तो फार्मूला क्या है कि प्रथम n, समझ लो प्रथम n, अगर कुछ कमी लग रही हो तो आप जरूर बताएं, मैं आपको तुरंत दूर करूं। प्रथम n प्राकृतिक, क्लास लंबी हो चुकी, आधे घंटे से ऊपर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं कि यार खत्म हो जाए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग। फार्मूला क्या होता है लिख लो, मुझे किस तरीके से याद है वो बताऊंगा। n n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, ये वर्गों का है फार्मूला, ये याद रख लो। मैं इसको किस तरीके से याद कर रहा हूं, 10 11 21 बटे 6, अर्थात n अगर 10 है तो ये देखो n है, ये क्या है n प्लस 1 है। अब अगर n 10 है तो 21 के रूप में लिखना है, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, यही तो होगा। 10 दूनी 20 1 21 बटे 6, 10 11 21 बटे 6, मैं 10 से इसको कोरिलेट कर कर याद किए हूं, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए मैंने आपको सवाल दिया, ठीक है, आसानी से देता हूं सवाल कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं मैंने बोल दिया, तो प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं के वर्ग ऐसे तो आप निकाल लेंगे, है ना। प्राकृतिक संख्या क्या 1 2 3, इनका वर्ग कर लो, जोड़ लोगे 1, तो ये तरीका देखो करके देखते हैं। 1 प्लस 4 प्लस 9 9 4 13 14 आ गया, यही यहाँ पर भी आना चाहिए। तो n कितना है 3, 3 इंटू 4, 3 दूनी 6 1 7 बटे कितना हो जाएगा 6, यही तो हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 2 से 2, अर्थात कितना आ गया तब भी 14 आ गया। तो इस तरीके से इंप्लीमेंट ये आसानी से हो जाता है। n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6 या 10 11 21 बटे 6,
इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगला बताता हूं फार्मूला, ये वर्ग का हो गया तो अब घन का भी होगा, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। यहां पर मैं सवाल भी कराता जा रहा हूं, ये आप याद रखना। अभी हल्के फुल्के और प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट जो है प्रश्नावली मिलेंगे जब प्रैक्टिस होगी वहां पर। अभी मैं बता रहा हूं, इसीलिए एक एक दो हर एक के सवाल करा दे रहा हूं, बस फिर मेथड चेंज होगा, ठीक, बड़ा आसानी से सवाल हो जाएंगे और वहां पर आपको ट्रिक कॉन्सेप्ट सब कुछ मिलेगा। तो वो होता है फार्मूला n, क्या होता है n प्लस 1/2, क्या होता है n प्लस 1/2, और पूरे में कोष्टक क्या रहेगा, पूरे में कोष्टक इस तरीके से नहीं होता, ये होता है n प्लस 1, ये तो हमेशा रहना, बटे 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अगर मैंने आपसे बोला प्रथम 3 से ही करते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज भी जानना है। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग बताना, तो एक का घन ये संख्या होंगी, तो ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, ये 27 हो गया, तो 27 8 35 1 36, वैसे 36 आ रहा, तो हम लोग इस पे चेक कर लेते हैं। 3 3 1 कितना हो जाएगा, 4/2 का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 6 36, आंसर आपका बड़ा आसानी से आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आप लोगों को बहुत मजा आई होगी, और मजा आनी भी चाहिए। इसी उत्साह और उम्मीद के साथ पूरा मैंने आपको रिवीजन कराया। एक बार फिर मैं रिवीजन करा सकता हूं कि आज आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया हुआ है। रोमन अंक मैंने पढ़ा है, सारे पूरी लिखना भी सिखा दिया आज की क्लास में। प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, को प्राइम फैक्टर, ठीक है। और आपको पढ़ाया भाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, इन्हीं से ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। और आपको कुछ फार्मूलेज भी बताए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं को गुणनफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग मैंने बताया, n प्लस 1/2, लगातार n सम संख्याओं का योग भी बताया, n प्लस 1/2, ठीक है। इस तरीके से बताया मैंने। लगातार विषम संख्याओं का योग भी बताया, n स्क्वायर, प्रथम लगातार मतलब प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर मैं पूछ दूं तो 10 11 21/6 अर्थात n प्लस 1 2n प्लस 1/6 है ना, यही तो बताया। अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग तो n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। इस तरीके की आज की क्लास हुई, इसके फार्मूलेज पर इंप्लीमेंट भी किया, किस तरीके से सवाल पूछता है एग्जामिनर वो भी बताए। अब अगली क्लास में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा विभाज्यता के नियम, बॉड मॉस, काफी चीजें बची हुई हैं। नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि नंबर सिस्टम जिसको आने लगता है उसी को मैथ अच्छे लगने लगती है। इसी उत्साह और उम्मीद के साथ जुड़े रहे मैथ वाले साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।